हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 21वां, जिसमें हम एसएसटी के प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके जीएस के एग्जाम के लिए, जिसमें जिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस पूछा जाता है उन सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में बनते भी हैं और आए भी हैं और आगे आने की भी संभावना रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट 21वां यूपी टीईटी 2025-26 के लिए एसएसटी का 21वां प्रैक्टिस सेट और बाकी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण थे। जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। आचार्य नरेंद्र देव अध्यक्ष थे, जबकि जयप्रकाश नारायण महासचिव थे। और अन्य नेताओं में मीनू मसानी और राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता और यूसुफ मेहर अली जैसे लोग शामिल थे। तो ये भी याद रखना है कि जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, इसमें जयप्रकाश नारायण जो थे वो इसके सचिव थे और नरेंद्र देव जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, इस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो इसमें लेकिन जो प्रमुख नेता थे वो जयप्रकाश नारायण ही थे और जो नरेंद्र देव थे वो उसके संस्थापक और अध्यक्ष भी थे, जबकि पार्टी के महासचिव और प्रमुख नेता जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। तो क्वेश्चन 1 का राइट आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी कैप्टन मोहन सिंह। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कैप्टन मोहन सिंह। आजाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, जिन्होंने 1942 में इसका गठन किया था। तो ये भी याद रखना है कि जो आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने उसे 1943 में सेना का पुनर्गठन किया था। तो ये याद रखना है कि 1943 में सुभाष चंद्र जी के द्वारा उसको पुनर्गठित किया गया था, लेकिन इसका जो गठन, प्रारंभिक जो गठन था वो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा 1942 में पहले हो चुका था और 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसकी कमान संभाली थी। तो इसके जो संस्थापक थे वो कैप्टन मोहन सिंह ने सिंगापुर में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना के युद्ध बंदियों को एकजुट करके पहली आजाद हिंद फौज का गठन किया था। तो और इन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका गठन सिंगापुर में किया था। तो ये भी याद रखना है। और इसका जो पुनर्गठन किया था वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने इसे किया था और 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद सरकार और फौज की स्थापना की घोषणा की और इसके बाद वे इसके प्रमुख नेता बन गए थे, सुभाष चंद्र बोस। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर है ऑप्शन डी कैप्टन मोहन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आर्य समाज का नारा क्या था? ऑप्शन ए सेवा ही धर्म है, ऑप्शन बी वेदों की ओर लौटो, ऑप्शन सी सत्य ही ईश्वर है, ऑप्शन डी भारत छोड़ो। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी वेदों की ओर लौटो। जो आर्य समाज का प्रमुख नारा था वो था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज का प्रमुख नारा संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था और उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, जिसका उद्देश्य लोगों को वैदिक सिद्धांतों की ओर वापस लाना था। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द्वितीय अनुसूची में क्या वर्णित है? ऑप्शन ए चुनाव प्रक्रिया, ऑप्शन बी उच्च पदाधिकारियों का वेतन, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी संसद की शक्तियां। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उच्च पदाधिकारियों का वेतन। जो हमारी द्वितीय अनुसूची है उसमें जो मुख्य पदाधिकारी होते हैं हमारे भारत सरकार में, उनके वेतन का वर्णन किया गया है उसमें कि उनको वेतन किस तरह से दिया जाएगा और उनकी जो भी प्रक्रिया होती है उनका सबका वर्णन द्वितीय अनुसूची में दिया गया है। तो उच्च पदाधिकारियों का वेतन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और नियंत्रक महालेखा परीक्षक जैसे
उच्च पदस्थ संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और विशेषाधिकारियों का प्रावधान है। इस अनुसूची में यह सुनिश्चित किया जाता है कि पदाधिकारियों को वेतन भत्ते और अन्य भत्ते भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बनी रहे। तो इसमें जो वेतन का प्रावधान दिया गया है वो याद रखना है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के और नियंत्रक महालेखा परीक्षक कैग के जो वेतन होते हैं और इनका जो अधिकार वेतन संबंधी जो और भी प्रक्रिया होती है उनका वेतन भत्ते जो होते हैं वो उनका सबका विवरण दूसरी अनुसूची में दिया गया है। और जो इनके जो भत्ते होते हैं वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि भारत की संचित निधि से ही इनको भत्ते दिए जाते हैं। तो वेतन भत्ते जो हैं यह संवैधानिक पदों के लिए निर्धारित वेतन भत्ते और पेंशन को भी सूचीबद्ध करती है। और इन पदाधिकारियों से संबंधित विशेषाधिकार का भी उल्लेख किया गया है इसमें दूसरी अनुसूची में। तो क्वेश्चन 4 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। संसद में असाधारण विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी किसी भी सदन में, ऑप्शन डी संयुक्त बैठक में। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। जो साधारण विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। साधारण विधेयक संसद के किसी भी सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक या तो किसी सरकारी मंत्री द्वारा या किसी निजी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है। और लोकसभा या राज्यसभा साधारण विधेयक किसी भी सदन में शुरू हो सकता है और इसको कोई किसी भी मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक के दोनों सदनों में पारित होने और राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही ये कानून बनता है। जब दोनों सदनों में ये पारित हो जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये कानून बन जाता है। तो जो साधारण विधेयक होता है वो संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको सिर्फ राष्ट्रपति ही आहूत करता है, बुलाता है और राष्ट्रपति के पास ही ये अधिकार होता है। तो संसद की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास होता है, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में वर्णित है। तो इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 108 में दिया गया है कि आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद की संयुक्त बैठक आहूत करने का अधिकार होता है। और यह बैठक तब बुलाई जाती है जब किसी विधेयक को पारित करने में दोनों सदनों में बीच में गतिरोध हो। तो लोकसभा और राज्यसभा में किसी भी विधेयक पर जब चर्चा नहीं हो पाती है, दोनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो उस स्थिति में जो राष्ट्रपति होते हैं वो संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। तो उसको बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन जिसकी अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। और यह प्रावधान धन विधेयक, जैसे इसका अपवाद भी है, यह प्रावधान धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। जो धन विधेयक होता है और संविधान संशोधक विधेयक, इस पर संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान नहीं है। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। भारत का प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस चट्टान से निर्मित है? ऑप्शन ए अवसादी, ऑप्शन बी रूपांतरित, ऑप्शन सी बेसाल्ट व ग्रेनाइट, ऑप्शन डी बलुआ पत्थर। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी बेसाल्ट व ग्रेनाइट। भारत का प्रायद्वीपीय पठार जो है वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं वो ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से जमने से बनी हुई हैं और ये भारत की सबसे पुरानी भूभागों में से एक है, जिसका निर्माण गोंडवाना लैंड के टूटने और विस्थापन से हुआ है। यह पठार ज्वालामुखी की मूल बेसाल्टिक चट्टानों में पाई जाती हैं। तो जो जो प्रायद्वीपीय पठार है उसका निर्माण जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा से बनने वाली चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। और मुख्य रूप से दक्कन के पठारों में काली मिट्टी वाले क्षेत्र में
काली मिट्टी पाई जाती है। जो दक्कन का पठार है उसमें मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। तो जो चट्टानें जो होती हैं वो क्रिस्टलीय, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। और ये जो भाग है, प्रायद्वीपीय भाग है, वो गोंडवाना लैंड का भाग है और उसी से ये अलग होके बना है। तो इसका जो दक्कन के पठार में बेसाल्टी चट्टानें पाई जाती हैं जो लावा के जमने से बनी हैं। क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दक्कन ट्रैप किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए ज्वालामुखीय लावा प्रवाह का, ऑप्शन बी पर्वत वलन का, ऑप्शन सी अवसादन का, ऑप्शन डी हिमनद क्रिया का। क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्वालामुखीय लावा प्रवाह का। तो दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी क्रिया के कारण निर्मित बेसाल चट्टानों का एक उदाहरण है जो पश्चिम मध्य भारत के एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व के सबसे बड़े ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है और इसकी विशेषता लावा प्रवाह की कई परतें हैं। तो यह इसका जो निर्माण है वो लावा के प्रवाह के विस्तार से जो चट्टानें बनी थी उन्हीं से इसका निर्माण हुआ है। और ये दक्कन ट्रैप का निर्माण लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले विशाल ज्वालामुखी विस्फोटों से हुआ है जिसमें लावा का बड़ा प्रभाव हुआ था। इसमें ठोस बेसाल्ट चट्टानों की कई परतें शामिल हैं जो एक साथ मिलकर विशाल क्षेत्र बनाती हैं। और ये कई राज्यों में फैला है, जैसे महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में फैला है। और इसकी प्रकृति है वो आग्नेय प्रांत और पिघली हुई चट्टानों के जमने से बना है। तो इन बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से काली मिट्टी और कपासी मिट्टी जिसको बोलते हैं का उपजाऊ विस्तार हुआ है। जो बेसाल्ट चट्टानों को जो अपक्षय और टूट फूट के कारण ही काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिससे वहां पे काली मिट्टी और जिसको रेगुर मिट्टी बोलते हैं का विस्तार सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसमें कपास की खेती होती है तो इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन ए कच्छ, ऑप्शन बी कर्नाटक के धारवाड़, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी हिमालय। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक के धारवाड़। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र में पाई जाती हैं और इसलिए इन्हें धारवाड़ चट्टानें कहा जाता है। ये चट्टानें भूवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत प्राचीन और रूपांतरित हैं। तो जो भारत की जो सबसे पुरानी चट्टानें हैं वो कर्नाटक के धारवाड़ में पाई जाती हैं। ये चट्टानें लगभग अरब वर्ष पुरानी बनी हुई हैं, तो इनका निर्माण सबसे पहले माना जाता है। और मुख्य रूप से कर्नाटक, लेकिन आंध्र प्रदेश और गोवा के कुछ हिस्सों में भी पाई जाती हैं। ये भारत की सबसे पुरानी अवसादी और रूपांतरित चट्टानें हैं। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक के धारवाड़। भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कर्नाटक के धारवाड़ में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए 1953 में, ऑप्शन बी 1963 में, ऑप्शन सी 1973 में, ऑप्शन डी 1983 में। क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत या बाघ परियोजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी और इसे भारत सरकार के द्वारा बाघों की घटती आबादी और उनके संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था। जो टाइगर प्रोजेक्ट जो था वो बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था, क्योंकि बाघों की जनसंख्या घटने के कारण ही 1 अप्रैल 1973 को इस परियोजना की शुरुआत की गई थी, ताकि बाघों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके, उनको संरक्षण प्रदान किया जा सके, ताकि वो अपनी उनकी प्रजातियों में वृद्धि कर सकें, अपनी जाति में वृद्धि कर सकें। और यह पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में शुरू हुआ था, जब ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से शुरू किया गया था। जो हमारा जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 1973 में और 1 अप्रैल 1973 में हुई थी। और कहाँ से? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। और बाघों की उसका उद्देश्य था वो बाघों की जनसंख्या को बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए, और बाघों को उनके प्राकृतिक आवास में उनकी रक्षा के लिए, ताकि वो अपनी जाति का जाति की वृद्धि कर सकें और अपना जो जनसंख्या है वो बढ़ा सकें। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया था।
तो ये था हमारा 21वां प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही यूज़फुल वीडियो पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।